कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 3.3 को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। जो पार्ट सेकंड में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप ये समझिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर हमने इसे बांटा है तो अभी तक केवल हमने उसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्या सर 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए? मेरे लाल, क्वेश्चन केवल 2 कंप्लीट किए, लेकिन उसकी जो भी बेसिक बातें थी उन सभी को हमने उस वीडियो में कवर किया है। इस वजह से क्वेश्चनों की संख्या हमारी काफ़ी कम रही है। हम इस बात की फिक्र ही नहीं करते हैं वीडियो कितनी लंबी जाएगी। हमारा प्रयास ये रहता है वीडियो कितनी ही लंबी जाए, लेकिन हर एक बच्चे को, हर एक मेरे भाई को, हर एक बहन को समझ में आना चाहिए। बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं वीडियो पर। पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने, जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन की भी थी, 3.1, 3.2 और या 3.3 की पार्ट 1 जो है वो आपने नहीं देखा है तो आपको इसमें परेशानी क्या सकती, समझ में ही नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का कहना क्या है देख लीजिए। कहना क्वाड्रिलेटरल ABCD बी या पैरेललोग्राम इफ। हमसे ये पूछा है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई। फर्स्ट पार्ट में ही हमने इसी के फर्स्ट पार्ट में समझ रखा है कि सर ऐसी कोई भी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनी हो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि ये स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, ये सभी हमारे क्या होंगे, काइट हो, ये सभी हमारे क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल होंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? नहीं। पूछ रहे हैं कि ABCD इसका नाम है तो हमने इसे बना लिया कि ABCD इसे नाम दे दिया ABCD। अब पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? इफ, क्या लिखा है, इफ, यदि। तो फर्स्ट वाली कंडीशन को देखना है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी, भाई हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे समझ रखा है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले को देखकर समझना है क्या इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, क्या इसमें भी वही प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम में होती है। तो हम यस बोल देंगे। समझते जाइए, जैसे ही सॉल्व करवाऊंगा ना सब समझ में आएगा। उन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल ABCD नाम दे दिया। इफ, यदि, पहले में हमसे क्या बोल रखा है कि एंगल D और एंगल B, इन दोनों का टोटल 180 आता है। D कहाँ है मेरे भाई? तो सर हमें D हमें दिख रहा है कि D सर ये है। D हमारा कहाँ है, ये है। ठीक है, कलर ना अलग लेना मुझे। D कहाँ है सर, ये है। और B कहाँ है सर, B ये है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये है ना कि D और B का टोटल 180 आना चाहिए। मुझे बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीख रखा है क्या कि ये अपोजिट एंगल है। ये अपोजिट एंगल का टोटल 180 आता है, ऐसा पढ़ रखा है कि नहीं सर? हमने ऐसा नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 120 है ये भी 120 होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन सर सम 180 आएगा ऐसा हमने नहीं कहा। सर 180 सम हमने कभी ना कभी तो कहा था। तो सर 180 सर हमने कहा था, मैं आपको याद दिलाऊं, जब इनके एडजेसेंट एंगल की बात हो, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल कह रहे थे। क्या कह रहे थे मेरे भाई? को इंटीरियर एंगल कह रहे थे। जैसे ये दोनों तो अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। इसमें हमने इन्हें को इंटीरियर नाम दिया था क्योंकि ये पैरेलल लाइन के जो ट्रांसवर्सल है उसके किसी सेम साइड में आते हैं। तो को इंटीरियर सर इन दोनों का सम तो 180 होता है, ये बात जरूरी है। पैरेललोग्राम में ये बात फिक्स है कि इन दोनों का सम तो हमेशा 180 आएगा, लेकिन इन दोनों का सम 180 आएगा क्या? रुक जाइए भाई, सर सम 180 नहीं आएगा। सर इतना क्यों उलझा रहे हो? सीधे बोलिए ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रुकिए जरा, रुकिए मेरे भाई, मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ। सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया, बात तो पैरेललोग्राम की हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या पैरेललोग्राम, क्या एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है क्या? सर ये क्या पूछ लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है या नहीं? माफ़ करिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, क्या एक रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये रेक्टेंगल तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है क्या? सर ये कैसे पता करेंगे? तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती हों, सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें हों पैरेललोग्राम की, तो इसे हम पैरेललोग्राम भी कहेंगे। रेक्टेंगल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम भी कहेंगे। सर कैसे? ऐसे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आमने सामने वाली साइड बराबर होना चाहिए। तो इसमें होती है कि सर बिल्कुल होती हैं, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। सर ये भी इसके बराबर है।
सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपोजिट साइड है ना, ये पैरेलल होती हैं, मतलब कि ये आगे तक जाने में कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। सर ये भी नहीं टकराती, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई है। सर ये वाली साइड भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं मेरे भाई, पैरेलल हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब सर ये भी है। सर पैरेलल लाइन क्या ना, सॉरी पैरेललोग्राम की सर एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल ना बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सर रेक्टेंगल में तो सारे के सारे एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है सर। अगर रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो सर अपोजिट भी तो बराबर होंगे। जब सारे ही बराबर हैं तो अपोजिट भी बराबर होंगे, इसका मतलब सर ये भी अप्लाई है, ये भी प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई है। सर एक और पढ़ रखी है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो सर वो तो रेक्टेंगल में भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर रेक्टेंगल के अंदर वे सभी प्रॉपर्टी हैं जो कि एक पैरेललोग्राम में होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सर ये क्यों बताया आपने हमें भी, इसलिए बताया कि इसमें ये कितना होता है सर, 90 होता है। ये भी कितना है सर, 90 है। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। उन्होंने बोला था सर एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ABCD सर बना लिया। बोल रहे हैं ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, तो हमने बोला कि ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, और हमने पैरेललोग्राम ऐसा नहीं बनाकर हम ऐसा बनाएंगे। हालांकि जब भी स्टैंडर्ड माना जाएगा तो आपको इसी तरह का बनाना है, वो बात अलग है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। सर इस बार तो बी और डी इन दोनों का टोटल सर 180 आ रहा है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो सर इन दोनों को जोड़, अब इस बार कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 180 आएगा। सर इन्होंने बोला था कि बी और डी को जोड़ने पर 180 आ रहा है। सर इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो सर आंसर क्या दूं मैं, आंसर क्या दूं, आंसर तो देना है ना कि हो सकता है या नहीं। तो भाई मैं आपसे ये बोलूँगा, पैरेललोग्राम ने ऐसी जिद की है क्या, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है क्या कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है क्या कि अपोजिट एंगल का सम 180 ही आना चाहिए, और अगर 180 नहीं आएगा तो हम पैरेललोग्राम नहीं होगा। ऐसी जिद है क्या सर, नहीं ऐसी जिद तो नहीं है। उसने तो ये कहा है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये जिद है, लेकिन इन दोनों का सम 180 आए, 170 आए, 190 आए, कितना आए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना ही आए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये जिद नहीं है, जिद नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हो तो सकता है। आंसर में क्या देंगे मेरे भाई हम, कि हो तो सकता है। आंसर में क्या देंगे, हो तो सकता है, मतलब कैन बी, हो तो सकता है, बट नॉट नीड बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो तो सकता है, हो तो सकता है, कैन बी, हो तो सकता है, बट नॉट नीड बी, जरूरी नहीं है। हो तो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। इस फिगर को थोड़ा सा अलग देखना आप। इसका आंसर हो गया। सर अब इसे और देख लेते हैं, सर इसे और देख लेते हैं, फिर से ही बना लेंगे भाई पैरेललोग्राम, फिर से ही बना लेंगे अपन, ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड को देखते हैं। पैरेललोग्राम तो फिर से बनाना पड़ेगा, तो सर पैरेललोग्राम हमने ये बना लिया। नाम क्या दिया हमने, सर हमें हर बार बनाना है क्या, बनाना नहीं है, आपको समझने के लिए बनाना है। रफ वर्क में बना लेना, रफ वर्क में बना लेना, आंसर तो केवल इतना लाइन में कर देना। सर नाम हमें फिर से दे दिए ABCD, ठीक है। सर AB बराबर है DC के, ऐसा लिखा है, तो AB ये है और DC ये है। तो क्वेश्चन ने यही तो कहा है मेरे भाई कि AB बराबर है DC की, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा पैरेललोग्राम में होता है कि सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है। इसका मतलब ये बात तो ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर लिखा है कि AD बराबर है 4 सेंटीमीटर। AD कितना है, 4। तो सर A से लेकर D तक दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद वो पैरेललोग्राम रहेगा या नहीं रहेगा। यहां पर लिखा है BC बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 4.4। सर ये BC भी है और ये है 4.4। सर पैरेललोग्राम में ना आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 है, 4.4 है। इसका मतलब सर ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये
पॉसिबल ही नहीं है पैरेललोग्राम में। अरे उसमें तो एक केस में संभव भी था, उसमें तो एक केस तो मिल रहा था रेक्टेंगल वाला जिसमें पॉसिबल था, लेकिन इसमें ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि अपोजिट साइड बराबर ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो। क्लियर? क्या लिखेंगे मेरे भाई? नो। आंसर में क्या लिखेंगे मेरे भाई? नो लिखेंगे, नो। रीजन लिख सकते हैं, वैसे इतना भी लिख सकते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। आप ये भी लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम को शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट के पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं, लेकिन यहां पर ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, यही तो लिखेंगे ना। बट हेयर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि सर जो AD साइड है वो BC के बराबर नहीं है। AD जो साइड है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लगाया मैंने, बराबर नहीं है किसके? BC के, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। लास्ट है सर, चेक करना है हमें तो सर चेक करना है, वही उसी का थर्ड चल रहा है। सर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसका नाम है ABCD। क्या नाम है मेरे भाई? ABCD। ठीक है भाई। तो बोल रहे हैं एंगल A पर 70 है, इन्होंने बोला वही तो करके देखना पड़ेगा ना। हम रफ में चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे मेरे भाई? रफ में। एंगल A पर 70 है, एंगल C पर कितना है? 65। एंगल C पर कितना है? 65। एंगल C पर 65। सर अपोजिट एंगल ना बराबर होते हैं, हमने पढ़ रखा है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, और ये बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। सर आंसर क्या लिखेंगे? ना आंसर सेम लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे मेरे भाई? आंसर लिखेंगे नो। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में? बट हेयर, यहाँ क्या है मेरे भाई? यहाँ क्या है? हेयर एंगल A बराबर नहीं है एंगल C के, एंगल A बराबर नहीं है एंगल C के। ये हमारा रीज़न हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए भाई क्या लिखा है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर क्या लिखा था? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या लिखा है भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या लिखा है? हर एक बात को बारी बारी समझते हैं। ड्रॉ का मतलब क्या है? बनाइए। और रफ फिगर, एक ऐसे ही रफ फिगर बनाइए। एक रफ फिगर बनाना है हमें ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या होना चाहिए? वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब बिल्कुल नहीं है आप पैरेललोग्राम बनाओ। आपने रेक्टेंगल बनाया, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड होनी चाहिए। आप ये भी बना सकते हो, आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, आप रोम्बस भी बना सकते हो, आप ट्रेपेजियम भी बना सकते हो। अच्छा, आपको ट्रेपेजियम के बारे में बताया नहीं है, बताऊंगा अभी बताऊंगा। या मेरे भाई हम काइट भी बना सकते हैं। सर उन्होंने तो एक का बोला है, आप तो इतनी बनवा रहे हो। अभी समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। बोल रहे हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का क्या बनाओ आप? एक रफ फिगर बनाओ, ठीक है। दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है मेरे भाई। क्या बोला है? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनाओ। हमने सारे ही बना लिए, आपको सारे बनाना है कि सारे नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बनाओ। हमने सारे बना लिए। दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ भाई, ये एक पैरेललोग्राम था ना? रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम था। सर बिल्कुल था, तो ये नहीं आएगा भाई। गौर से देखो, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, सारी होती हैं, तो अपोजिट तो होंगी बराबर। इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। बोलो हैं, सारे बराबर हैं तो अपोजिट तो बराबर होंगी। जिस तरह से रेक्टेंगल भी अपने अंदर सारी प्रॉपर्टी लिए हुए था, मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम था, उसी तरह से ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो ये भी हमारा क्या नहीं है? ये भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए।
तो पैरेललोग्राम तो होगा ही नहीं। और रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती हैं। आप सोचकर देख लीजिएगा, आप सोचकर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। सर इसका मतलब या तो ट्रेपेजियम होगा या हमारा ये होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। आगे भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है कि बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, ऑफ इक्वल मेजर। इसका मतलब क्या है कि उसके अपोजिट एंगल जरूर इक्वल होना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई सर? सर अपोजिट एंगल इक्वल तो पैरेललोग्राम में होते हैं, और इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए लेकिन एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन एंगल इक्वल होना चाहिए। सर इसका जवाब कैसे देंगे? सर ये किस में होता है मेरे भाई? ये होता है इसमें, ये जो आपके सामने बनाई है ना मेरे भाई, ये बनाई है काइट। क्या बनाई है? काइट। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड ये होगी और इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ठीक है। ये इक्वल नहीं होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। देखिए भाई क्या है, ये जो काइट है ना, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। लेकिन इक्वल तो ये होते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड की अपोजिट साइड ये वाली होगी, लेकिन ये छोटी है, ये बड़ी है। लेकिन पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड कैसी होती है मेरे भाई? बराबर होती हैं। ठीक इसी तरह से ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो ये वाली भी अपोजिट साइड है, लेकिन पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए था। इसका मतलब काइट एक ऐसी शेप है, काइट एक ऐसी शेप है, माफ करिएगा, काइट एक ऐसी शेप है जिसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी अपोजिट साइड बराबर नहीं है, और पैरेललोग्राम तब होता जब उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होती और अपोजिट एंगल ही बराबर होते। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो काइट शेप है, काइट शेप है वो क्या होगी? काइट होगी जिसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो आप क्या लिख देंगे? अ काइट, अ काइट हैज इक्वल अपोजिट एंगल, के काइट के पास इक्वल अपोजिट एंगल होंगे, इक्वल अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, एंड इट इज नॉट पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। और रफ फिगर कुछ इस तरह से बना दीजिएगा, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े, जैसे नाम दे दीजिएगा PQRS, कुछ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए भाई क्या लिखा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई एडजेसेंट वर्ड लिखा है, क्या लिखा है हमारे सामने? एडजेसेंट वर्ड लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? एडजेसेंट वर्ड लिखा है। इसे हाईलाइट करना चाह रहा हूं मैं, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है वो तो, ठीक है। एडजेसेंट वर्ड लिखा है, मत हो परेशान आप। तो एडजेसेंट जो लिखा है ना, इसे समझाना चाह रहा हूँ भाई मैं, एडजेसेंट को समझाना चाह रहा हूँ। क्या देखिए भाई क्या लिखा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। तो हम पैरेललोग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, हम कोई भी पैरेललोग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है भाई। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बनाने से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है करने में इतना इजी तरीके से हम कर लेते हैं। अगर डायग्राम बना लिया तो बहुत इजी तरीके से हम इसे कर लेते हैं। हमने क्या बना लिया भाई? एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। उन्होंने बोला ही है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। भाई एक बात सुनिए, जब भी आपको ऐसा रेशियो में क्वेश्चन दिया हो ना 3:2, ये क्या लिखा है? 3:2।
इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी की एज दे रखी हो, उम्र दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर रेशियो दे रखा है तो आप वहां पर पहले रेशियो को x मान लेंगे। इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है या इस चैप्टर से मतलब नहीं, हमेशा जब भी रेशियो देंगे आपको पहले x मान लेना है। क्यों मान लेना अभी सब बताऊंगा, पहले तो इतना देख लीजिए आपके लेट द रेशियो बी x। रेशियो को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, रेशियो भी x मान लिया। इस डायग्राम में हमें क्या करना है, डायग्राम में क्या करना है, देखिए भाई डायग्राम में क्या करना है, बोल रहे हैं एडजेसेंट एंगल। मुझे बताओ भाई, मैंने आपको यही समझाया ना कि अगर ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अपोजिट एंगल होंगे। क्या होंगे, अपोजिट एंगल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों एंगल की। मैं बात किसकी कर रहा हूँ मेरे भाई, इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों एंगल की। तो सर इन दोनों को ना हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, को इंटीरियर। तो मैं आपसे बोलूँगा कि को इंटीरियर तो हमने तब कहा था जब दो ट्रांसवर्सल द पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल यानी काटे। तो सर ये दो पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो को इंटीरियर नाम ठीक तो है, ठीक तो है, और को इंटीरियर ही यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, वो बात तो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन मेरे भाई इसके लिए एक और नाम होता है, वो हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे हम इसे, एडजेसेंट एंगल। एक्चुअल में एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एंगल लगातार हों। हिंदी में से आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आसन्न कोण। सर लगातार का मतलब समझ में नहीं आया, और सब तो ठीक ठाक है। लगातार देखिए आप क्या है, लगातार का मतलब ये है कि इस वाले एंगल से मैं जाऊँगा, इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, ऐसे कूद के थोड़ी ना जाऊँगा, कूद के नहीं जाऊँगा। तो इस वाले एंगल से मैं इधर जाऊँगा तो ये दोनों भी लगातार एंगल हैं, तो आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। बोलो हाँ या ना। सर लगातार तो इधर भी जा सकते हैं, तो ये और ये भी कैसे होंगे, आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। सर ये वाला और ये वाला भी आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये और ये भी कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा, कूद के जब जाऊँगा, जब लगातार नहीं होगा, कूद के जब जाऊँगा तो ये अपोजिट होंगे। तो ये कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। कैसे होंगे मेरे भाई, अपोजिट होंगे। तो जो अपोजिट नहीं है, जो चिपके हुए लगातार वाले एंगल होते हैं, वो मेरे भाई कैसे एंगल होते हैं, वो मेरे भाई कैसे एंगल होते हैं, माफ़ करिएगा, तो वो एंगल कैसे होते हैं, अपोजिट जो नहीं होते वो हमारे कैसे होते हैं, एडजेसेंट। हालांकि लगातार वाले होते हैं, ऐसा मैंने आपसे कह दिया है। अब आगे समझिए आप क्या है। इन्होंने बोला है सर लेट द रेशियो बी, हमने क्या मान लिया, लेट द रेशियो बी x मान लिया है, और लिखा हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो बी 3:2, कि जो एडजेसेंट एंगल है ना वो 3:2 में है, 3:2 में है। एडजेसेंट एंगल किस में है, 3:2 में है। हमने सर बड़ा सा पैरेललोग्राम बना लिया और एडजेसेंट एंगल्स हमने ढूंढने की कोशिश की। सर तो एक एंगल तो ये है और इसके लगातार वाला एक ये है। सर आप यही क्यों ले रहे हो एडजेसेंट, तो ये दोनों भी हैं, तो आप कोई भी दो एडजेसेंट ले लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट ले लीजिए। आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो। सर एक है 3 और एक है 2, एक है 3 एक है 2। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई बड़ा वाला 3 होगा, ये बड़ा है ना, खुलासा है, तो इसे हमने 3 बोल दिया और इसे हमने 2 बोल दिया, इसे हमने 2 बोल दिया। लेकिन सर रेशियो को x माना है ना, रेशियो को x माना है, तो 3 वाला को लिखेंगे आप 3x और 2 वाले को लिखेंगे 2x। 3 वाले को लिखेंगे 3x और 2 वाले को लिखेंगे 2x। सर ऐसा क्यों किया है, ऐसा रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा करना है, ऐसा रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा करना है कि रेशियो में दे रखा था तो बड़ा वाला 3 के साथ x चिपक जाएगा तो 3x, और छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा 2x। सर क्वेश्चन ने बोला था उतना तो हमने कर लिया। आगे लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, के हमें हर एक एंगल की मेजर फाइंड करनी है। मतलब हमें ये एंगल भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। बोलो हाँ या ना। अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो मुझे बताओ भाई, इस पैरेललोग्राम को हमने मान लिया है पैरेलल, अच्छा एक तो रेशियो मान लिया और हमने क्या मान लिया, एंड अ पैरेललोग्राम। लेट द रेशियो बी x एंड, एक तो रेशियो को x माना और क्या माना, एंड अ पैरेललोग्राम, एंड अ पैरेललोग्राम। एक हमने पैरेललोग्राम भी अपने मन से मान लिया है, जिसे नाम दे दिया ABCD, और इसे भी हमने नाम क्या दे दिया है मेरे भाई, ABCD। यहाँ तक ठीक है क्या। एक तो सर रेशियो को x मान लिया है और पैरेललोग्राम को क्या मान लिया, ABCD। मतलब पैरेललोग्राम हमने क्या मान लिया, ABCD।
क्वेश्चन ने जैसा बोला था कि एक 3 है एक 2 है तो दोनों के साथ एक्स एक्स लगा दिया, ठीक है। अब हमें तो ये भी एंगल चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, ये हमारे एडजेसेंट एंगल तो है ही हैं, एडजेसेंट एंगल तो है ही हैं, लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल आती है तो ये दोनों को इंटीरियर भी तो हैं, को इंटीरियर भी तो हैं सर, बिल्कुल हैं। और को इंटीरियर का सम कितना होता है सर? 180 होता है। हमने क्या सीख रखा है कि को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। तो 3x और 2x, 3x और 2x का सर दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। सर इसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल थे, को इंटीरियर एंगल थे, इसलिए इनका सम कितना है? 180। सर हमने तो कई गाइड में हमारे टीचर ने कुछ और लिखवाया है, तो किसी ने तो लिखवाया होगा कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले ये एंगल हैं, वो भी बोल देते हैं। या कुछ इसे ये भी लिखवा सकते हैं कि सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम, वो भी लाइन ठीक है। मैंने ये क्यों लिखवाई? क्योंकि सबसे छोटी है। मैंने ये क्यों लिखवाई है मेरे भाई? सबसे छोटी है। को इंटीरियर एंगल तो वही होते हैं, बोल दिए भाई। ये तो चैप्टर 2 वाला क्वेश्चन बन गया कि 3x और 2x टोटल कितना x हुआ? 5x। 3x और 2x टोटल कितना हुआ? 5x। ये कितना है? 180। सर x और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है। x और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है। और 5 को इधर पहुंचाएंगे तो सर ये डिवाइड का होगा। काय का होगा सर? ये डिवाइड का होगा। बोलो हाँ या ना? सर ये कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना हो सर। 5 3 जार 15, 3 इधर पहुंचेगा 30 और 5 6 जा 30। सर x की वैल्यू 36 आ गई है, x की वैल्यू 36 आ गई है। बोलो हाँ या ना? सर आ गई है। तो सर ये आंसर आ गया क्या? नहीं ना मुन्ना ना, ये आंसर नहीं आया। आंसर मैं यहाँ पर भाई मैंने ये पेज बदल लिया, मैंने ये पेज बदल लिया। x की वैल्यू 36 आई है लेकिन एंगल नहीं आए। एंगल कब आएंगे मुझे बताओ भाई? अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर क्या हमने पैरेललोग्राम माना ही है, तो मुझे बताओ अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब b अगर हमारा 3x है तो db हमारा कितना होगा? 3x होगा। बोलो हाँ या ना? अगर ये 2x है तो ab हमारा कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, हमें सारे एंगल चाहिए। हमें क्या बताना है? सारे एंगल बताना है। बोलो हाँ या ना? हैंस कि सर एंगल a और एंगल c बराबर है। सर एंगल a बराबर है एंगल c के, और ये दोनों बराबर किसके हैं? 2x के। बोलो हाँ या ना? एंगल a बराबर है एंगल c के और एंगल c बराबर है 2x के। बोलो हाँ या ना? a और c बराबर हैं और ये बराबर किसके हैं? 2x के। सर 2 की जगह 2 है, x की जगह वैल्यू रखेंगे हम 36। और भाई ये जब भी वैल्यू रखोगे ना ब्रैकेट में रखोगे। किस में रखोगे? ब्रैकेट में। सर 2 और 36 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ब्रैकेट है, मतलब इनटू होगा। क्या होगा? इनटू। और 2 का 36 से इनटू होगा तो 72 डिग्री आ जाएगा। ये हमने एंगल a की वैल्यू भी 72 फाइंड कर दी है, एंगल c की वैल्यू भी 72 फाइंड कर दी है, मतलब 2 एंगल तो हमने फाइंड कर लिए हैं। a भी हमारा 72 है, c भी हमारा 72 है। हमें 4 एंगल चाहिए ना, हर एक एंगल का बोला था, तो 2 तो हमने निकाल ली। सर 2 और निकालना है, 2 और निकालना है। सर 2 एंगल b और एंगल d बराबर हैं। सर एंगल b और एंगल d कैसे हैं? बराबर हैं। और ये दोनों बराबर किसके हैं? 3x के। किसके बराबर है मेरे भाई? 3x के। 3 का 3 है सर, x की जगह 36 से लिखेंगे। x की वैल्यू 36 आई थी ना, और 36 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 108 आएगा। माफ़ कीजिएगा 108 आएगा, 108 डिग्री। तो सर एंगल a और c दोनों 72 के हैं, तो ये 2 एंगल हैं। और एंगल b और एंगल d दोनों कितने के हैं? 108 डिग्री के। इन सभी के लिए रीजन में एक ही लाइन आ जाएगी, रीजन में एक ही लाइन आ जाएगी, क्योंकि a और c को बराबर दिखाने का रीज़न क्या था? सर बराबर दिखाने का रीज़न था कि ये अपोजिट एंगल हैं, ये भी कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो इन सभी के लिए एक ही लाइन लिख रहा हूँ मैं, एक ही लाइन लिख रहा हूँ। वो क्या है हमारे लिए? क्या लाइन है हमारे लिए? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसमें? पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं मेरे भाई किसमें? पैरेललोग्राम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया है भाई। अगर समझ में नहीं आया ना कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ही टाइम टेकिंग। ये माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन ही नहीं, ये पूरा चैप्टर जो 3rd चैप्टर है ना, इसमें काफ़ी समय लगता है।
क्लास में भी कई बार क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, वीडियो भी इसकी लंबी बनेगी, और जिसमें टाइम लगना है उसमें हम टाइम लगाएंगे। चाहे तो सीधे करवा सकते हैं, सीधे करवा सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ चीटिंग कभी नहीं करेंगे भाई, चीटिंग हम आपके साथ कभी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये तो हमने कर लिया है ना, ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का कहना क्या है कि द एडजेसेंट फिगर HOPE, कि ये जो हमें फिगर दे रखा है HOPE इज अ पैरेललोग्राम। देखिए भाई इन्होंने बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, इन्होंने बता रखा है ये पैरेललोग्राम है, और ये बताएंगे तभी हम मानेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रखा है, फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z, कि ये जो x दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, y की फाइंड करो और z की फाइंड करो। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। इसका मतलब ये है कि जिन प्रॉपर्टी की वजह से आप इन्हें ढूंढ पाएं, जिन प्रॉपर्टी को यूज करके आप इन्हें फाइंड कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टी को भी लिखना है, उन प्रॉपर्टी को लिखना है। जैसे हम साइड में लिखते हैं ना ब्रैकेट में कि इस रीजन की वजह से हमने ये लिखा, बस उसी की बात कर रहे हैं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, देख लेते हैं हम। अच्छा, हम सोचते हैं कि हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, सोचते हैं। ठीक है भाई, हमने देखा जिसको ये लग रहा है, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखा है, कुछ हद तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का कर रखा है। देखिए भाई क्या है, जिसको लग रहा है ना, जिसको लग रहा है, जिस भी मेरे भाई को, कि ये जो x है, माफ़ करिएगा, कि ये जो x है, ये वाला x है और ये 70 अपोजिट एंगल है, तो उसे बिल्कुल गलत लग रहा है, उसे बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि 70 हमारा बाहर है, अपोजिट कौन सा होता, x तो ये है और एक हमारा ये होता, एक हमारा ये होता, तो ये दोनों अपोजिट होते, लेकिन ये तो बाहर है, तो सर अपोजिट तो नहीं है, ये अपोजिट नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है सर। और भी हम सोच पा रहे हैं ना, तो और भी सर हम इतना सोच पा रहे हैं कि ये दोनों लाइनें तो पैरेलल सर होती हैं, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल होती हैं। देखिए भाई, मैं तो इसे सीधे करा सकता हूँ, मैं इसे सीधे करा सकता हूँ, लेकिन आपको सिखा दिया मैंने, आप किस तरह से सोचेंगे, तो मैं आपको सोचना भी सिखा रहा हूँ कि आप पहली बार किस तरह से सोचेंगे, तो कई बार गलत सोचेंगे, हम उस डिसीजन को कैंसिल करेंगे कि इससे हम आंसर तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं भी आपके सामने पहले गलत सोचूंगा, फिर उस आंसर तक नहीं पहुँचेंगे तो उसे रिजेक्ट करेंगे, फिर करेंगे। मैं सीधे करा सकता हूँ, कईयों बार ये क्वेश्चन कराए हैं, 4 सालों से यही करा रहा हूँ, तो मैं तो करवा सकता हूँ, लेकिन आप पहली बार में क्या सोचेंगे, मैं वो आपको सोचना बता रहा हूँ, सोचना बता रहा हूँ। आपने सोचा होगा कि सर ये 70 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सर ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, और आपने बताया है कि पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल जाती है तो सर जेड बनता है, और जेड के ना सर ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और जेड बराबर होता। मैं बोलूँगा यहाँ तो कुछ दिए ही नहीं है, तो जेड को किसके बराबर बोलोगे? सर बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सर पैरेलल तो ये दोनों भी हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, पैरेलल तो ये दोनों भी हैं। सर इस बार ट्रांसवर्सल ऐसे आ जाएगी तो जेड हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, अरे इसी को जेड को ही हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा ना। अल्टीमेटली पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटनी चाहिए, तो सर एक एंगल तो ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, और ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे सर। इसका मतलब ये 40 और बाय बराबर होंगे, बिल्कुल। सर ये जेड वाले एंगल का नाम क्या था, जेड वाले एंगल का नाम क्या था? तो मैं बोलूँगा जेड वाले एंगल का नाम था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर हमें याद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमने क्या लिखा है मेरे भाई कि बाय बराबर होगा 40 के, बाय बराबर किसके होगा? 40 के। और रीज़न क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीज़न क्या लिखोगे मेरे भाई? बोला है ना उन्होंने कि रीज़न भी लिखिए। सर जिनमें नहीं बोला उनमें नहीं लिखें क्या? नहीं बोलते हैं तब भी लिखते हैं हम, नहीं बोलते तब भी लिखा जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई की वैल्यू तो सर हमारी आ गई है 40 डिग्री, ठीक है, अच्छा लगा मुझे, बाई की वैल्यू 40 डिग्री आ गई है पहली बार में, बहुत अच्छा। भाई मुझे इसका जवाब देना, मुझे इसका जवाब देना कि हमारे सामने एक ये पैरेललोग्राम बना है। सर ये दोनों तो ना ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन सर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर 180 होते हैं, को इंटीरियर कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें एडजेसेंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? एडजेसेंट। एडजेसेंट भी कह सकते हैं, लगातार हैं, आपको पता है।
एडजेसेंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर इन दोनों का सम 180 आता है, कितना आता है 180 आता है, ठीक है भाई। यही बात हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, यही बात हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला एंगल मतलब x और ये वाला पूरा h, भाई मैं अकेले 40 की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 तो केवल ऊपर वाला एरिया कवर करेगा, और z की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि z केवल नीचे वाला एरिया कवर करेगा। मैं तो इस पूरे की बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर 180 होगा, दोनों मिलकर 180 होगा। हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सा क्वेश्चन था इस तरह का? सर बिल्कुल था। इसका मतलब सर हम तो ये लिख रहे हैं, हम तो ये लिख रहे हैं कि एंगल जो H होगा ना, H पर जो बनेगा, मैंने क्या लिख रहा हूँ मेरे भाई, H लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, H लिख रहा हूँ। तो हमने लिखा है सर एंगल H, मतलब ये वाला एंगल H पर तो दोनों ही एंगल बनेंगे। एंगल H लिखने के बजाय भाई मैं Z प्लस 40 लिखूंगा, एक तो Z लिखूंगा और क्या लिखूंगा 40, क्योंकि Z और 40 मिलकर ये पूरा एंगल बनाएंगे, Z और 40 मिलकर पूरा एंगल बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा Z प्लस 40, और ये जो Z प्लस 40 लिखा है ना, ये अकेला एंगल लिखा है। भले आपको दो यहाँ दिख रहे हैं कि Z अलग दिख रहा है 40 अलग दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ये Z और 40 मिलकर एक ही तो एंगल बना है, मिलकर एक ही तो एंगल बन रहा है 40 और Z से, 40 और Z से अकेला ये एंगल बना है। तो भले ये दिख यहाँ पर दो रहे हैं लेकिन बना एक है। सर एक एंगल तो लिख दिया ये वाला। अब सर x और लिख दो आप, अब क्या लिख दो, x और लिख दो। मैंने यहाँ एंगल कितने लिखे हैं मेरे भाई, एंगल कितने लिखे हैं, एंगल मैंने 2 लिखे हैं। भले आपको ये 3 दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाया था, दोनों मिलकर एक पूरा कंप्लीट एंगल बनाया था। तो सर x और इन दोनों को जोड़कर ना सर 180 आता है, कितना आता है 180 आता है। रीज़न क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। रीज़न क्या लिखेंगे मेरे भाई, को इंटीरियर एंगल। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो एक बार, को इंटीरियर एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल ठीक है। सर इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, बिल्कुल ठीक है भाई। माफ़ करिएगा 1 मिनट, माफ़ करिएगा भाई। अभी ना x की वैल्यू नहीं आई है, अभी x की वैल्यू नहीं आई है, इस वजह से हम इसे x को बराबर नहीं लिखेंगे। लेकिन एक और तरीका है, देखिए भाई, देखो अगर इस तरह से भी तो हम फंसेंगे ना, कभी आप भी फंसेंगे कभी ना कभी। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्यों नहीं निकल पाएगी, आप इस तरह से सुनिए कि हमें z और x दोनों में से किसी की वैल्यू पता नहीं है ना, दोनों में से किसी की वैल्यू पता नहीं है, तो इस केस में हम इसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। सर दूसरा तरीका क्या है, तो मुझे बताओ भाई कि अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो ये सेम लोकेशन वाले एंगल हैं कि पैरेलल के राइट में और ट्रांसवर्सल के ऊपर कर रखा है ऐसा, पैरेलल के सर राइट में और ट्रांसवर्सल के ऊपर। सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन फिर वही बात पूछूंगा आपसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे सामने है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे सामने है वो अकेला 40-70 के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, अकेला Z 70 के है कि नहीं। सर ये 40 और Z दोनों मिलकर, 40 और Z दोनों मिलकर ये जो एंगल बनेगा ना बड़ा वाला, ये इस 70 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि सर ये ट्रांसवर्सल के ऊपर और पैरेलल के राइट में, ये भी हमारा पैरेलल के राइट में और ट्रांसवर्सल के ऊपर सेम लोकेशन पर है। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, माफ करिएगा, इसका मतलब सर ये हुआ कि 40 प्लस Z, 40 प्लस Z, सॉरी 40 प्लस Z, जब मैंने ये 40 प्लस Z लिखा है तो ये केवल एक एंगल बना है। केवल क्या बना है मेरे भाई, एक एंगल बना है। ये दिख वाले 2 रहे हैं लेकिन बना कितना है, एक बना है। ये बराबर होगा इस 70 के, बराबर किसके होगा 70 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं ना मेरे भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं मेरे भाई, इक्वल होते हैं। उनका सम 180 थोड़ी ना होता, पढ़ रखा है हमने, बिल्कुल ठीक है। सर ये बराबर होंगे ना तो Z को हम यही रोकेंगे और ये 70 ये है, 40 इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सर 70 में से 40 माइनस करेंगे 30 बचेगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है क्या भाई, ठीक है। तो सर हमने y की भी वैल्यू फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। सर x की और चाहिए, सर किसकी वैल्यू और चाहिए, x की वैल्यू और चाहिए। ठीक है भाई, अब करेंगे उस तरीके से हम,
अब करेंगे उस तरीके से हम, क्योंकि अब हमारे सामने इसकी वैल्यू आ चुकी है। भाई दो वेरिएबल एक साथ थे ना, एक्स और जेड, और दोनों में से एक की वैल्यू भी पता नहीं थी, इसलिए हम पिछली स्टेप में नहीं कर पाए थे। लेकिन अब तो हमने जेड फाइंड कर लिया है, जेड फाइंड कर लिया, और जैसे ही हमने जेड, ये डिग्री में है ना, जेड फाइंड जैसे ही हमने कर लिया है, जैसे ही हमने जेड फाइंड कर लिया है, तब तो हम इनका जवाब दे पाएंगे। माफ़ करिएगा भाई, ठीक है, जेड फाइंड कर लिया, अब तो कर लेंगे। तो भाई वही कहानी अब बताऊंगा मैं आपको कि 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले दोनों एंगल मिलकर, दोनों एंगल मिलकर ये एंगल बनेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 40 प्लस जेड हमने क्या लिखा है भाई, 40 प्लस जेड, और ये 40 प्लस जेड ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये एक एंगल लिखा है, भले दो दिख रहे हैं लेकिन ये एक मिल रहा है, दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। सर इसमें ये एक्स जोड़ देंगे ना, इसमें ये एक्स जोड़ देंगे तो ये एक एंगल और एक एंगल, ये दोनों मिलकर एक हैं, तो दोनों मिलकर सर आएगा 180। कितना आएगा मेरे भाई, 180। ठीक है क्या, ठीक है सर। 40 का 40 है, जेड की वैल्यू 30 आई है, तो जेड की जगह मैंने क्या रख दिया 30, प्लस एक्स का एक्स है, और इधर कितना है 180 है। 40 और 30 सर 70 होता है, इधर एक्स है और इधर कितना है 180 है। एक्स को रोकेंगे तो 180 यही है, ये 70 इधर आएगा तो माइनस का होगा, बोलो हाँ या ना। और इसमें 180 में 70 जाएगा तो 110। इसका मतलब भाई हमने x भी फाइंड कर दिया है, y भी फाइंड कर दिया और z भी फाइंड कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ, माफ़ करिएगा। देखिए भाई, आप भी पानी वानी पी लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना क्या है कि द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS। भाई GUNS ये है, RUNS अगले पेज पर करने वाले हैं, RUNS ये अगले पेज पर करने वाले हैं, इसमें हम GUNS करेंगे, एक करेंगे फिर उसमें वो अलग करेंगे। तो द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS, तो ये हमारा GUNS ये है, बोल रहा है आर पैरेललोग्राम। देखो भाई इन्होंने बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, और बोला है इसीलिए हम पैरेललोग्राम इन्हें मानेंगे, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, कि इनके एक्स और वाई फाइंड करिए। एक्स और वाई लिख रहा है भाई, इससे आसान ना कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। अगर हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता है ना, और हमने, आप बार बार देख लीजिएगा भाई, बार बार देख लीजिएगा, उन प्रॉपर्टीज़ वाले पार्ट को तो कम से कम बार बार देख ही लीजिएगा, 2-3 बार लिख कर देख लीजिएगा कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, गिनी चुनी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये लाइनें आपस में पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, ये पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, ये सीख रखा है हमने, ठीक है भाई। सर इससे ये कैसे होगा, बिल्कुल होगा, इसी से होगा मेरे भाई, इसी से होगा। देखिए मुझे बताओ भाई, 3x ये GS किसके बराबर है, इसके बराबर होगी, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम में, और ये पैरेललोग्राम में ये क्वेश्चन में बता रखा है। तो मुझे बताओ भाई, आप क्या लिखोगे कि सर जो GS है वो UN के बराबर है, GS है वो UN के बराबर है, इसे NU भी बोल सकते हो, इसे SG भी बोल सकते हो, मैं GS बोल रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सर GS है ना ये UN के बराबर है, GS है वो UN के बराबर है। सर GS की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर 3x दे रखी है, कितनी दे रखी है 3x। UN की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 18 दे रखी है, कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। सर x की वैल्यू निकालेंगे ना तो 18 के नीचे पहुंचेगा 3, क्यों, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, और इधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा, और सर 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू तो आ गई है सर 6। हमें x और y तो फाइंड ही करना है ना, तो x तो फाइंड कर लिया, y और करेंगे। भाई हमने इन दोनों को बराबर दिखाया था, तो ये लिखना पड़ेगा ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स आर
अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है क्या? ठीक है क्या मेरे भाई? तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 6 आ गई है। और GS और UN हमारे बराबर थे, GS और UN कैसे थे मेरे भाई? बराबर थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ये मैंने पेज पलट दिया, यहाँ लिख रहा हूँ। ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, ये भी तो अपोजिट साइड है, ये भी तो अपोजिट साइड है, तो सर ये किसके बराबर होंगे? सर इसकी वैल्यू, ये GU बराबर होगा SN के, GU बराबर होगा SN के, GU बराबर होगा SN के, GU बराबर होगा SN के। रीज़न क्या है मेरे भाई? रीज़न तो आप वही लिखेंगे जो ऊपर मैंने लिख रखा है। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको तो पूरी लाइन लिखना है, क्योंकि रीज़न तो वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। भाई GU की जगह क्या जाएगा सर? 3/-1, 3/-1। SN की जगह क्या जाएगा? 26। SN की जगह कितना दे रखा है सर? 26 दे रखा है, 26। ठीक है सर, 3/, को यहाँ रोकेंगे ना तो ये 26, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3/, को आप रोकेंगे तो 26 और 1 27 हो जाएगा, और बाय को रोकेंगे तो सर 27 के नीचे जाएगा 3, और 3 9 जो होता है 27। तो सर इस तरह से बाय की वैल्यू आ गई हमारी 9। यही तो फाइंड करना था, एक्स और वाई ही तो फाइंड करना था मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आप करेंगे, अगला भाई वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई करेंगे क्या आप ये कर पा रहे हैं। मुझे तो लगातार करना है, लेकिन वीडियो को पोस्ट करके आप इसे ट्राई करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आप। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS, उसी का GUNS तो सॉल्व कर लिया, उसी का RUNS सॉल्व करना है, RUNS सॉल्व करना है तो ये दोनों ही पैरेललोग्राम, क्योंकि हेडिंग तो सेम ही है ना, हेडिंग तो सेम ही है, उसी हेडिंग के अंदर है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है सर, इस बार ना हमें साइड नहीं दी, लेकिन हमें डायगोनल तो दिए हैं, हमें डायगोनल तो दिए हैं ना मेरे भाई। एक तो डायगोनल हमारा ये है और एक डायगोनल ये है, तो भाई जो दिया होगा ना वही तो प्रॉपर्टी अपने अंदर होगी। ध्यान से समझिए, जो दिया होगा वही तो प्रॉपर्टी हमारे अंदर होगी। ठीक है भाई, ये हमने कैसे पहचाना? हमने कैसे पहचाना कि सर अगर हमें डायगोनल की मेजर दे रखी है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, साइड की दे रखी है तो साइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पिछले क्वेश्चंस में हमारे लिए एंगल दे रखे थे तो एंगल वाली प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया था, तो जो दे रखा होगा वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है सर, डायगोनल की प्रॉपर्टी ये देखी है हमने प्रॉपर्टी ये देखी है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पूरा डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में टूटा है, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, हमने लिखा कि ये y+7 है, ये y+7, ये y+7 है, ये बराबर होगा 20 के, बराबर होगा 20 के। और रीज़न क्या लिखेंगे मेरे भाई? ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। रीज़न क्या लिखेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, के डायगोनल एक दूसरे को बराबर 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, के दोनों एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई बाय को यहाँ रोकेंगे तो ये 20 है, ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, तो इस तरह से बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई भी परेशानी हो तो एक बार बोलो। सर ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और रीज़न क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। रीज़न क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल सेम होगा। क्या लिखा है? x+y, इधर वाले हिस्सा क्या है? x+y, ये बराबर किसके होगा? 16 के, बराबर किसके होगा? 16 के। अच्छा रीज़न क्या होगा भाई? रीज़न तो ऊपर वाला होगा, रीज़न ऊपर वाला होगा, आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला ही लगेगा। तो भाई x की जगह तो x आएगा सर, y की जगह अभी वैल्यू निकाली है 13 आएगी, y की जगह क्या आएगी? वैल्यू 13, और इधर क्या है? 16। सर x को रोकेंगे ना तो ये 16, ये 13 इधर आएगा तो माइनस का होगा, और 16 में से सर 13 जाएगा ना तो 3 बचेगा। सर हमने x भी फाइंड कर दिया है और y भी फाइंड कर दिया है, x भी फाइंड कर दिया है और y भी फाइंड कर दिया है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिए। और स्क्रीनशॉट क्यों? आप तो लिखिए ना, आप लिखिए।
भाई देखिए क्या लिखा है, इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE। आप भाई ध्यान से समझेंगे ना तो ही आपको आएगा, ध्यान से समझेंगे तो ही आएगा। देख के लिखा है, इन द एबव फिगर बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, दो फिगर हैं। कौन कौन से, एक तो RISK, हम देखेंगे RISK कहाँ है, मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड कर रहा हूँ। RISK सर ये है R, ये I, ये S और ये हमारा K। तो RISK वाला तो हमारा पैरेललोग्राम ये है। थोड़ा सा हाईलाइट किया है तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक और देख लेते हैं, एक और कौन सा है भाई, एक और बोला है एंड CLUE। क्या लिखा है, CLUE। तो सर C ये है, L ये है, U ये है और E ये है। मतलब सर ये दो फिगर बन रहे हैं, दो पैरेललोग्राम है। एक तो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा RISK, ये अलग पैरेललोग्राम है ऐसा कहा है, और एक CLUE ये अलग पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि आप तो x की वैल्यू फाइंड करिए। क्या बोला है, x की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, भाई मैं सोच रहा हूँ कि मुझे, अगर इन्होंने बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है तो दोनों के दोनों पैरेललोग्राम अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो लिए होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो लिए होंगे। सर बिल्कुल सही बात है भाई। किसकी को अगर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा फिगर एक ही है तो वो गलत है। पूरा का पूरा फिगर एक नहीं है, आप तो ये समझिए कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों ही एक अलग अलग पैरेललोग्राम है, अलग अलग पैरेललोग्राम है। इनसे हम किस तरह से आंसर तक पहुंचेंगे ये प्लानिंग अभी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सॉल्यूशन करने जाएंगे, अभी प्लानिंग करनी होगी हम किस तरह से आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए भाई किस तरह से आंसर तक पहुंचेंगे। सर x कहाँ लिख रहा है, इसमें x कहाँ लिख रहा है, सर x तो ये लिख रहा है, x तो हमारा ये लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, x तो हमारा ये लिख रहा है। ठीक है सर, x तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि x, तुम भाई ध्यान से देखो, RISK इस पूरे पैरेललोग्राम में, इस पूरे पैरेललोग्राम में ये कुछ पैरेललोग्राम ऐसा बन रहा है, तो इसमें एक एंगल S पर बन रहा है, एक K पर बन रहा है, एक R पर बन रहा है, एक I पर बन रहा है। x तो ये वाले पैरेललोग्राम का हिस्सा है ही नहीं, एंगल में तो हिस्सा नहीं है ना। एंगल कब बन रहा है, x जो एंगल बन रहा है वो इस पूरे पैरेललोग्राम के किसी भी वर्टेक्स पर, किसी भी कोने पर नहीं बन रहा है। सर बिल्कुल सही बात है। तो सर CLUE को देखा हमने कि CLUE तो एक C पर एंगल बनेगा, एक L पर बनेगा, एक U पर बनेगा और एक E पर बनेगा। तो सर x तो यहाँ भी नहीं बन रहा है, x तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब सर दोनों के दोनों पैरेललोग्राम में, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम में हमें x तो किसी का भी हिस्सा नहीं है, x तो किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो सर ये x हिस्सा किसका है, x हिस्सा किसका है, तो मैं आपसे बोलूँगा गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, क्या यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं बोलूँगा ट्रायंगल तो कैसा भी हो, ट्रायंगल तो मेरे भाई कैसा भी हो, हमेशा ट्रायंगल तो भाई कैसा भी हो, इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मुझे किसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए, किसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए, तो इन दोनों को मैं जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा ये भी आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सर ये तो बढ़िया आइडिया है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देखूंगा कि ये वाला एंगल मुझे किस तरह से मिलेगा। मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा कैसे, ये वाला और ये वाला एंगल मिलेगा कैसे। तो भाई मैंने देखने की कोशिश की कि केवल ये वाला एंगल देख रहा हूँ मैं पहले, जो S पर बन रहा है ना, मैं केवल इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, केवल S पर बनने वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, जो S पर एंगल बन रहा है ना वो RISK में बनेगा, क्योंकि इसमें S आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है मेरे भाई, S आ रहा है। और वैसे भी देख लीजिए सर, आप तो वैसे भी देख लीजिए कि ये जो बन रहा है ना, अब हम केवल इसको देखेंगे, मैंने इसे हाईलाइट और कर दिया है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है हम केवल इसकी बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो येलो रंग से जो मैंने एंगल बना रखा है वो S पर बन रहा है, और ये हमारे किस पैरेललोग्राम में आ रहा है, तो RISK। तो हम भाई लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे
इन पैरेललोग्राम किस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं? RISK। हम किस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं? RISK। ठीक है। अब भाई केवल इस पैरेललोग्राम को देखो, आप केवल आप किसे देखेंगे? इस पैरेललोग्राम को देखेंगे। मैं सब कुछ रफ करके केवल इसी को हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, इससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। केवल इसी को देखना है, जिसे जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, केवल इसको देखना है आपको और किसी को नहीं देखना। ठीक है। अब ना इसे केवल ऐसा क्वेश्चन समझो, हमें तो ये वाला चाहिए। हमें कौन सा चाहिए मेरे भाई? ये वाला चाहिए। यही तो चाहिए ना, यही चाहिए। बिल्कुल सर, यही चाहिए। तो मुझे बताओ भाई, हमें सारे एंगल नहीं चाहिए, हमें सारे एंगल नहीं चाहिए। नहीं तो बताने लग जाओ आप में से कोई बताएगा सर ये K है उसी के बराबर I है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। वो बात तो ठीक है, लेकिन I चाहिए क्या? नहीं चाहिए। चाहिए तो X ढूंढने के लिए हमें ये दोनों भी चाहिए, एक S पर और एक E पर। ये ढूंढने के लिए चाहिए। क्या करने चाहिए मेरे भाई? ढूंढने के लिए चाहिए। इस कारण से S चाहिए। हम R में भी दिमाग नहीं लगाएंगे और I में भी दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सर ये एंगल K और S में सर सीधा संबंध है को इंटीरियर का, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी, इनसे एक ट्रांसवर्सल लाइन होती हुई गई। तो सर ये दोनों के दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं। अभी तक सर हम फिगर ऐसा देखते थे तो ये दोनों के दोनों ऐसे बनते थे। इसी फिगर को ऐसे खड़ा कर लिया तो ये को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? को इंटीरियर। या आप ये समझिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता। कितना होता है? 180 डिग्री होता। तो सर ये वाला और ये वाले का सम आएगा, मतलब एंगल K, क्या लिख दिया? एंगल K प्लस एंगल S पर बन रहा है ना, इस पैरेललोग्राम में S पर बन रहा है। तो एंगल K और एंगल S, इन दोनों का सर सम आएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे भाई? रीजन क्या लिखोगे आप? को इंटीरियर एंगल। अभी तक क्या लिखा है? को इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। सर एंगल K की जगह तो हमें दे रखा है ना 120, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एंगल S की जगह सर नहीं दे रखा, तो वही तो हमें चाहिए 180। एंगल S को सर हम यहाँ रोकेंगे ना, तो 180, ये 120 इधर आएगा सर, माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का। सर इस तरह से एंगल S की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी 60, क्योंकि 180 में से 120 जाएगा, 60 बचा। सर एंगल S तो निकाल लिया, एंगल S तो निकाल लिया। बोलूँगा वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। तो इस वाले फिगर की बात कर ली हमने, इस वाले फिगर की बात कर ली है। समझाने के लिए सर आप तो इसे हाईलाइट कर लेते हो, हम कैसे करेंगे? करना नहीं है, मन में समझना है। मैं समझा रहा हूँ ना भाई, आप समझा थोड़ी ना रहे हो। अब आप केवल इसे देखेंगे, अब आप केवल इसे देखेंगे। और अब हम क्या करेंगे? आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई? आगे क्या लिखेंगे? आगे क्या लिखेंगे भाई हम? अब हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम। मैं यहाँ से पेज पलट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम अगले पेज में? इन पैरेललोग्राम CLUE। क्या लिखेंगे? CLUE। अब किस पैरेललोग्राम की बात चल रही है? CLUE। किस किस की बात चल रही है मेरे भाई? CLUE, ठीक है। CLUE की बात चल रही है, ठीक है। सर E चाहिए हमें, तो हमें सारे एंगल नहीं चाहिए, हमें पता है हमें क्या चाहिए? E चाहिए। E यहाँ है। केवल इस पैरेललोग्राम को देखकर बताओ, केवल इस पैरेललोग्राम को देखकर बताओ कि E और 70 अपोजिट एंगल हैं या नहीं है? सर हैं। सर एक बार में ही मिल गया हमें तो कि एंगल E जो है, एंगल E जो है वो हमारा क्या है? एंगल E जो है वो है सर हमारा 70 डिग्री। एक बार में ही आ गया। और रीज़न सर हम लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये रीज़न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है सर। सर E आ गया, S आ गया। अब आगे क्या करना है भाई? अब आगे क्या करना है भाई? आगे मैं यहीं से और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आगे हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे ना, ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सर एक तो एंगल E बन रहा है, एक एंगल S बन रहा है, और X, और क्या है? X। तो सर एक एंगल E है, एक एंगल S है और X है, और इन सभी का कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सर एक एंगल E है। अब मैं भाई केवल ट्रायंगल की बात कर लूँ, केवल ट्रायंगल की बात कर लूँ। अब केवल ट्रायंगल देखना है। क्या देखना है? ट्रायंगल देखना है।
तो सर एक एंगल ई बन रहा है, एक एस बन रहा है, और एक तो एक्स मेजर दे रखी है उसकी, एक्स दे रखा। सर ई की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने ताज़ा ताज़ा 70 डिग्री। कैसी निकाली सर? गर्मा गर्म निकाली है अभी के अभी। कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? 70। एंगल ई की जगह कितना जाएगा मेरे भाई? 70 डिग्री प्लस एंगल एस। सर एस की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है, वो कितनी है? 60। कितनी है? 60। और इधर कितना है? एक्स। इधर कितना है? 180। 70 और 60 सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा, और इधर क्या है? एक्स, और इधर कितना है? 180। सर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 और ये 130 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 130 जाएगा सर 50 बचेगा। कितना बचेगा? 50 बचेगा। सर x ही तो फाइंड करना था, हमने कर दिया। x ही तो फाइंड करना था, हमने कर दिया। लेकिन भाई ये जो हमने लिखा है ना ई, एस और x और 180, तो यहाँ पर रीज़न इसका लिखना पड़ेगा, और उस रीज़न को यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे आप, ब्रैकेट में लिखोगे। और ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, मैं बोलकर बता रहा हूँ, आप लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। भाई ट्रेपेजियम मेरे ख्याल से मैं आपको लास्ट तक नहीं बता पाया, तो अब क्वेश्चन ही आ गए तो अब तो बताऊंगा ही। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है आप समझिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखी हमने, सबकी देखी है, रेक्टेंगल की, स्क्वायर वगैरह उनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता ही है स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एटसेट्रा। भाई ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का कहना यह है केवल कि इसकी कोई भी दो साइड है, कोई भी दो साइड है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, बाकी बची भले पैरेलल नहीं है। जैसे ये वाली पैरेलल है क्या? ये वाली पैरेलल नहीं है सर, ये एक पॉइंट पर ये कट जाएंगी, तो ये हमारा ट्रेपेजियम होगा, ये हमारा ट्रेपेजियम होगा। अगर ये लाइनें हमारी कुछ इस तरह से पैरेलल हों, जैसे ये पैरेलल हैं, तो ये हमारा, ये भी क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। अरे उसी शेप को हमने ऐसे खड़ा कर दिया, उसी शेप को खड़ा कर दिया, तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। मतलब कोई भी दो साइडें, कोई भी दो साइडें हमारी कैसी होंगी भाई? पैरेलल होंगी, तो वो क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ट्रेपेजियम समझ में आया? अच्छा ट्रेपेजियम ऐसा भी बन जाता है भाई, ऐसा भी बन जाता है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड अभी क्या है? पैरेलल है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या था? ट्रेपेजियम था। कुछ इस तरह वाला भी हमारा क्या था भाई? अभी अभी ट्रेपेजियम था। क्या था? ट्रेपेजियम। अब इन्होंने क्या बोला है सुनिए, एक्सप्लेन। क्या लिखा है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, कि कैसे ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, कैसे ये फिगर ट्रेपेजियम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ट्रेपेजियम है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ट्रेपेजियम है क्या? सोचिए आप, ये ट्रेपेजियम है क्या? तो आप बोलेंगे सर सुनिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपसे ये बोला था कि क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन बताता था कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें इसने बताया नहीं है, बताया नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम की तो बात ही नहीं चल रही है, ये ट्रेपेजियम इसने बताया नहीं है। सर ये आपने ट्रेपेजियम जैसा समझाया वैसा ही हमें दिख रहा है, तो ये ट्रेपेजियम है, ऐसा रीजन थोड़ी ना बताओगे। हमसे पूछा है क्या ये एक ट्रेपेजियम है, और क्या नहीं पूछा, ये पूछा है कि ट्रेपेजियम तो है वो ठीक है, लेकिन कैसे है, आप इसे कैसे बताओगे कि ये ट्रेपेजियम है। तो ये पूछा है हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी कोई ना कोई दो साइड पैरेलल होंगी, कोई ना कोई दो साइड पैरेलल होंगी। तो वो पूछ रहे हैं विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कि इसकी दोनों, इसकी कौन सी दो साइडें आपस में पैरेलल हैं, इसकी कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं। फिगर ये दे रखा है। सर बुक में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा फिगर है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा फिगर है। मेरे भाई उसमें नाम देते हैं, जैसे 3.26 लिख रहा है तो वहाँ पर भी 3.26 मिल जाएगा। HOPE फिगर का नाम दे रखा है, तो हेडिंग में भी HOPE दे रखा होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, कई सारे मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई अब बाकी की बात सुनिए। पहली बात तो ये बताना है कि ये कैसे ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो उसकी वो आप दो साइड बताओ जो पैरेलल होंगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा नहीं है,
पूछा है कि कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं, तो आप क्या बता दोगे कि एन एम और के एल पैरेलल हैं, ऐसा बोल दोगे? नहीं, ऐसा बोल दोगे कि नहीं सर हैं तो यही दोनों पैरेलल, फिर हम क्यों ना बोलें, हैं तो ये दोनों साइड पैरेलल, फिर क्यों ना बोलें? तो आपको इसका रीज़न बताना पड़ेगा मेरे भाई, आपको इसका रीज़न बताना पड़ेगा कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो कैसे हैं। देखो क्वेश्चन हमें बताए कि ये पैरेलल हैं तो हम मान सकते हैं सीधे कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, क्वेश्चन ने दे रखा है और हम उसकी पैरेलल साइड में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं उन्हें करके जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये दो साइडें कौन सी पैरेलल हैं, तो आप बोलोगे कि ये दोनों पैरेलल हैं तो रीज़न देना पड़ेगा ना, पैरेलल क्यों हैं, रीज़न देना पड़ेगा। सर ना समझ में तो सारी बातें आ रही हैं लेकिन फिर अब जवाब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे देंगे रीज़न, तो रीज़न समझिए आप। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए भाई, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए और मैं आपको ना कहीं ले चल रहा हूँ। कहाँ ले चल रहा हूँ? तारों के शहर में। कहाँ ले चल रहा हूँ मेरे भाई? तारों के शहर में ले चल रहा हूँ। और वो बोर्ड कहाँ गया भाई? ठीक है यहीं समझ लीजिए, वहाँ नहीं ले चल रहा हूँ आपको। देखिए आप यूँ समझिए, इसमें समझ लीजिए, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप ये समझिए ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। बिल्कुल ठीक है सर, क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। ये दो लाइनें सर पैरेलल हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रांसवर्सल खींची, सर ये एंगल तो आपने पढ़ा रखे हैं, समझते जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला था ना कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर ये पैरेलल हैं तो सर हमने पढ़ रखा है कि ये जो दोनों सेम साइड में एंगल बनेंगे ना, ये को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और इनका सम आता है 180। कितना आता है? 180। सर बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, ठीक है। अब मैं आपसे भाई ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक क्या बोला है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका सम कितना आता है? 180। मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दो बार वीडियो को देखिएगा, सुनिए ध्यान से कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका सम 180 ही आएगा, 180 ही आएगा। लेकिन मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंगल कुछ ऐसे लिखे, 110 लिखा है, ये 70 लिखा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे भाई? 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं बोल सकता कि अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये दो लाइनें पैरेलल होंगी, ये दो लाइनें पैरेलल होंगी? एक बार वीडियो को पोस्ट करके मंथन कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। मैं उसी का उल्टा बोल रहा हूँ। सर अभी तक हमने ये सीख रखा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके दोनों के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर कहलाते हैं और टोटल उनका 180 आता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं होती, अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं होती तो भी 180 आता क्या? सर नहीं, तो 180 नहीं आता, तो 180 नहीं आता। मतलब पैरेलल लाइन है इसलिए 180 आ रहा है, पैरेलल लाइन है इसलिए 180 आ रहा है। मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ कि पैरेलल लाइन है ये पता नहीं है, पैरेलल लाइन है ये पता नहीं है, लेकिन इनका सम 180 आ रहा है, लेकिन इनका सम 180 आ रहा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो सम 180 आता है, तो इसका उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि अगर सम 180 आता है तो लाइनें पैरेलल हैं, अगर सम 180 आता है तो लाइनें पैरेलल हैं। समझ में नहीं आया हो भाई, वीडियो को एक दो बार और देखिएगा, मतलब इतने से पार्ट को देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। भाई इन्होंने दिया नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है, पूछा है कि कौन सी दो लाइनें पैरेलल हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे भाई? तो मुझे बताओ, ये दो लाइनें हैं, क्या है मेरे भाई? ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइनें पैरेलल हैं ऐसा नहीं कहा मैंने, पता ही नहीं है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है। ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है और ये सेम साइड के एंगल हैं, ये सेम साइड के एंगल हैं। तो ये क्या है? ये एंगल M है प्लस एंगल L है। हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि इफ यदि एंगल M और एंगल L इक्वल टू 180, अगर ये हमारे 180 होंगे देन Mn और KL, Mn देन Mn
माफ़ करिएगा, ये एम भी कैपिटल बनाना है, मुझे कैपिटल बनाना है भाई, एंगल एम प्लस एंगल एल। तो अगर ये दोनों का सम 180 आएगा, वो आ रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा है, एंगल एम और एंगल एल का सम अगर 180 आएगा देन तो क्या होगा, अगर इन दोनों का सम 180 आएगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। तो एम एन, एम से लेकर एन तक भाई हमारी ये वाली लाइन एम एन, पैरेलल का साइन ये होता है, पैरेलल का साइन ये होता है, और ये क्या है एल के या के एल बोलो या एल के, ये हमने बोल दिया, ये हमने बोल दिया। और ये क्यों बोला है, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, क्योंकि लाइनें पैरेलल होती हैं तो सम 180 आता है, लाइनें पैरेलल होती हैं तो सम 180 आता है। हेयर ये हमारा हो गया, तो आप लिख सकते हो सो इट इज अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये दोनों का सम 180 आ रहा है इसलिए ये पैरेलल हैं, इसलिए ये ट्रेपेजियम भी है, इट इज़ अ ट्रेपेजियम। यही तो पूछा था, ये क्यों कैसे ट्रेपेजियम है, तो सो इट इज़ अ ट्रेपेजियम, यही तो पूछा था ना मेरे भाई कि ये क्यों ट्रेपेजियम है, बोलो हाँ या ना, कैसे है मतलब ट्रेपेजियम, सो इट इज़ अ ट्रेपेजियम। एंड ये पूछा था और कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं, तो हम क्या बता देंगे, एंड एम एन पैरेलल किसके है, के एल के, पैरेलल किसके है, के एल के। यही हमारा आंसर है, यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, उम्मीद समझ पा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब टाइम लगेगा हम टाइम भी देंगे, हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे, हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे। भाई देखिए क्या बोला है कि एंगल जो सी है, ये एम क्यों लिखा होता है इस पर चर्चा कभी कर लेंगे, फिलहाल में अभी उसमें दिमाग नहीं लगाओ। उस एंगल सी का ही मतलब है, ये जो एंगल सी है क्या है मेरे भाई, एंगल सी है, ठीक है, इसकी बात चल रही है। बोल रहे हैं एंगल सी फाइंड करिए यदि क्या बोल रखा है कि ए बी कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक है सर, ए बी कहाँ है सर, यहाँ से यहाँ तक है ए बी, ये पैरेलल है डी सी की, सर डी सी ये है, ये पैरेलल है। देखिए इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ए बी पैरेलल डी सी, कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम है या नहीं ऐसा नहीं बोला, और ट्रेपेजियम का कोई रोल भी नहीं है कि हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन हमें दे रखा है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं। कई सारी बुक में, कई सारी इंग्लिश मीडियम की बुक में भाई ए बी और डी सी इतना ही लिखा है, तो वो अपनी बुक में ये पैरेलल का साइन लगा लें, बीच में स्पेस है। कई सारी इंग्लिश मीडियम की बुक में ऐसा है, अगर आपकी भी बुक में ऐसा है तो ए बी और डी सी के बीच में ये साइन लगा लें। कई सारी बुक में वो मिसप्रिंट हो गया और कई में वो साइन दे भी रखा है, तो अगर आपकी बुक है जिसमें साइन नहीं लग रहा है तो आप पैरेलल का साइन लगा लें, ठीक है भाई। उन्होंने दे रखा है कि ये एक दूसरे के कैसे हैं भाई, पैरेलल हैं, कैसे हैं मेरे भाई, पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों तो एंगल कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे भाई, को इंटीरियर हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो सेम साइड वाले क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे, क्या होंगे, को इंटीरियर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे भाई, क्या करेंगे, एंगल सी फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और उन्होंने एम लगा रखा है तो लगाएंगे, उसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, फालतू बेवजह मैं समय खराब करना चाह नहीं रहा हूँ। एंगल सी और एंगल बी, इसके आगे भी हम एम लगा ही लेंगे अगर उसे लगाया है तो, प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी, इन दोनों का टोटल कितना होगा सर, 180 होगा। क्यों होगा, तो सर रीज़न है को इंटीरियर एंगल है। कौन है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। सर एंगल सी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, वो तो फाइंड करना ही है। एंगल बी की, इसकी वैल्यू जरूर सर 120 डिग्री दे रखी है, तो हमने लिख दी है, और इधर कितना 180 है। ये एंगल सी को यहीं रोकेंगे तो ये 180 है, ये 120 इधर जाएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे सर ये 60 बचेगा, और इस तरह से हमारा एंगल सी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमारा मेरे भाई आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है शायद अब क्वेश्चन हो गए होंगे, या एक और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12 बचा है। अच्छा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी और आर क्यू। भाई ये बीच में अगर यहाँ पर भी आपके में वो स्पेस दे रखा हो बीच में, तो ये साइन लगा लेना, और दे रखा हो तो कोई बात है ही नहीं,
तो कोई बात आपकी है ही नहीं, ठीक है। एस पी और आर क्यू यहाँ भी दे रखा है कि ये एस पी और आर क्यू, एस पी और आर क्यू क्या है, एक्चुअल में उसी ट्रेपेजियम को वर्टिकली कर दिया, खड़ा कर दिया ट्रेपेजियम को। ये वाली लाइन एस पी और ये वाली आर क्यू, ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है भाई। इन फिगर 3.28, ये फिगर 3.28 ऐसे करके आपको बुक में दे रखा। इफ़ यू फाइंड एंगल आर, कि अगर आपने आर फाइंड कर दिया है, अच्छा इसको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट में दे रखा है ना, इसे बाद में देखेंगे। आपको तो अल्टीमेटली भाई एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है ना, एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है। तो एंगल पी हमारा कहाँ है, ये है, और एंगल एस हमारा कहाँ है, ये है। एंगल एस हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। तो बारी बारी से कर लेते हैं, एंगल पी भी निकालेंगे, एंगल एस भी निकालेंगे। तो मुझे बताओ भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये तो ठीक है, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, इनसे ट्रांसवर्सल कोई ऐसी तिरछी भी जा सकती है, और ट्रांसवर्सल को तो हम खड़ा भी पहुंचा सकते हैं, ट्रांसवर्सल तो हमारी कुछ ऐसी भी जा सकती है, ठीक है सर। तो फिर अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 आएगा, इन दोनों का सम 180 आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। हम एस फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड करना है मेरे भाई, एस फाइंड करना है, ठीक है सर, एस फाइंड करेंगे। मुझे बताओ भाई एंगल आर, कौन सा एंगल है हमारा, आर, एंगल आर। अच्छा ये तो दे रखा है ना यहाँ पर, ये बना है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का है भाई। ये साइन अकेला, ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बना होता है, इसका मतलब ही क्या माना जाता है, ये कुछ ऐसा साइन बना होता है, इसका मतलब ही क्या होता है कि 90 डिग्री है। मतलब एंगल आर तो हमें दे रखा है, एंगल आर तो हमें दे रखा है 90 डिग्री है, प्लस एंगल एस हमें दे नहीं रखा, एंगल एस हमें नहीं दे रखा, ठीक है। इन दोनों का सम सर 180 आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे भाई, 180 डिग्री आएगा, ठीक है भाई। क्यों आएगा, क्योंकि सर ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी थी, पैरेलल थी। और जब लाइनें पैरेलल होंगी और इनसे कोई ट्रांसवर्सल जाएगी तो इनकी सेम साइड में एंगल को इंटीरियर एंगल बनेंगे। ऐसे में को इंटीरियर ऐसे बन जाते हैं, इनको खड़ा करोगे, इसी फिगर को खड़ा करोगे तो को इंटीरियर कुछ ऐसे बनने लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। पैरेलल लाइन के ये को इंटीरियर होगा, और यहाँ पर रीजन क्या लिख दोगे, को इंटीरियर। रीजन क्या लिख दोगे मेरे भाई, को इंटीरियर लिख दोगे, को इंटीरियर लिख दोगे, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। सर एंगल आर की वैल्यू तो हमें 90 दे रखी है, इसकी दे तो रखी है 90, यहाँ पर साइन बन रहा है ना ऐसे, तो ये 90 का ही है, प्लस ये हमारा जो एंगल एस है ये कैसे फाइंड होगा, तो एंगल एस को रोकेंगे तो 180, ये 90 इधर आएगा सर, इधर माइनस का हो जाएगा, और एंगल एस तो 180 में से 90 जाएगा सर, ये 90 आ जाएगा। तो सर एंगल एस तो हमने फाइंड कर लिया। सर एंगल पी और एस दोनों का बोला था, एस तो फाइंड कर लिया है, अब इसे और करना है, अब इसे और करना है, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर पेज पलट लिया, ये ठीक है, पेज पलट लिया मैंने। सर एंगल पी और फाइंड करना है, एंगल पी और फाइंड करना है, ठीक है, पी और फाइंड करना। तो सर ये ना क्या बना हुआ है, ये ऐसे दो ट्रांसफर, सर दो हमें पैरेलल लाइन दे रखी हैं, दो हमें क्या दे रखी हैं, पैरेलल लाइन दे रखी हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या दे रखी हैं, दो पैरेलल दे रखी हैं। लेकिन सर दो पैरेलल लाइन अगर हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी लाइन है, ये एक तो ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल है, तो सर ट्रांसवर्सल तो ऐसे भी जाएगी, ट्रांसवर्सल तो ये भी जाएगी, तो सर ये वाले और ये वाले एंगल भी तो को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि एंगल, माफ़ करिएगा, एम एंगल जो हमारा क्यू होगा प्लस और एंगल पी, और कौन सा होगा, एंगल पी, इन दोनों का टोटल आएगा सर 180। और रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, ये आप पूरा लिख लेना, को इंटीरियर एंगल। सर एंगल क्यू की वैल्यू तो 130 दे रखी है, एंगल क्यू की वैल्यू तो 130 डिग्री दे रखी है, प्लस एंगल पी क्या है मेरे भाई, एंगल पी, ये तो फाइंड ही करना है ना, पी और एस तो फाइंड ही करना था, ये 180 है, एंगल पी 180 यहीं रखा, ये 130 इधर आएगा सर, माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 130 जाएगा सर, 50 बचेगा, क्या बचेगा, 50। मतलब एंगल पी तो हमने सर फाइंड कर लिया, एंगल पी हमने फाइंड कर लिया। आ गई क्या बात समझ, सर पी और एस ही तो फाइंड करना था,
पी और एस ही तो फाइंड करना था। इस तरह से सर हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और लगे रहिए इसी तरह से। अगर लंबी वीडियो है तो बीच में कुछ रेस्ट लिए करो, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया करो और लगातार पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिए करिए, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के साथ हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।